तो चलो मैं पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ, है ना। तो मेरा नाम रवि सिंह है, मैंने एमबीए फाइनेंस से किया है और मेरा सीए फाइनल ईयर है चार्टेड अकाउंटेंट का। 12 साल का एक्सपीरियंस है। ओ, इससे पहले मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया है एंड आपका टेक महिंद्रा में काम किया है, विप्रो में काम करा है। मेरी लास्ट कंपनी थी वोल्वो वोल्वो आई शेयर गुड़गांव में। उसके कॉर्पोरेट ऑफिस में एज ए टैक्स कंसल्टेंट में काम करता था। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ करंटली आईबीएम के पास एज ए यूनाइटेड लेट प्रोजेक्ट पे हमारा काम होता है यूएस प्रोसेस में। तो वहाँ पे 1200 क्लाइंट की टीम है जिसको हम मेंटेन करके चलते हैं, डेटा का रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स बनाते हैं, राइट। और इसके साथ मुझे टैली जीएसटी बैंकिंग आईटीएस शेयर मार्केट में एक्सपर्टीज़ है। एडवांस एक्सेल वीवीए मैक्रोज एक्सेस एसक्यूएल पावर बीआई टैब्लू में एक्सपर्टीज़ है। एंड एसएपी में फीको एमएमएसडी लॉजिस्टिक एससीएम में मेरा एक्सपर्टीज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ और कोशिश करूँगा मैं कि आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें उनमें से समझा सकूँ। ओके। जी सर। और कुछ जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? तो करेंटली आप आईबीएम में वर्किंग है सर? हाँ जी, तो गुड़गांव। सैप मॉड्यूल में सर? हाँ, एस ए एस फोर हाना पे। तो उसमें वर्किंग है? हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि ठीक। सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही चीज़ काम करता बंदा। मेल भी करना होता है, रिपोर्टिंग भी देखनी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। बट जो डेजिग्नेशन जो पोस्ट है वो एज ए कंसल्टेंट है, एस ए पी कंसल्टेंट। आवाज़ आ रही है आपको मेरी क्लियर? जी 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 सर। हेलो। जी सर, आवाज़ प्रॉपर आ रही है। हाँ, और कुछ जानना चाहते हैं मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, स्टार्ट कीजिए सर। ओके। बड़े ध्यान से देखना अब, हाँ, जो चीज़ें समझा रहा हूँ शायद आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। सर एक्चुअली ना वो आपका ना ये स्क्रीन में कुछ साइज कट रहा है सर। क्या कट रहा है? अब ठीक है? ठीक है सर, करवाइए। साइज कट रहा है? एक सेकंड। अब प्रॉपर आ रहा है सर। वो आप अपने हैंड पे वहाँ से ना वो कर लो ना फुल साइज। हाँ, वो कर लिया कर लिया। क्लियर आ रहा है अभी? जी सर। अब देखो, देखो एक कंपनी के अंदर जब हम काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे बात करो, बहुत जीरो से लेके चल रहा हूँ आपको। तो एक कंपनी के अंदर देखो, जैसे टैली पे कई लोग काम करते हैं, कई बार बिजी पे काम हो जाता है, कई बार क्विक बुक पे लोग काम करते हैं। ऐसे इन्वेंट्री मर्ज सॉफ्टवेयर है, जैसे कई लोग इस पे काम कर रहे हैं, कोई लोग वेबटेल पे काम कर रहे हैं। तो अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, एक फर्म की बात करूँ, एक कंपनी की बात करूँ, तो उसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होने का सिर्फ एक ही रीज़न है, सिर्फ और सिर्फ इतना कि उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं, उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उसके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसलिए उसके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। भाई एक कंपनी सारा डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर से नहीं रिपोर्ट रख सकती। तो उसके अकाउंट्स के लिए अलग है, उसके लिए एडमिन के लिए अलग है, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए अलग है, आपका डेटा एनालिसिस के लिए अलग है। तो एक कंपनी के पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब एक मल्टीपल कंपनी के पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो डेटा का रिकॉर्ड तो वो रख लेते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, प्रॉब्लम आती है उसकी रिपोर्टिंग में। क्योंकि रिकॉर्ड में क्या है कि आप सारा का सारा डेटा एक जगह रख दोगे, जैसे टैली का डेटा है टैली में सेव हो जाएगा, बिजी का डेटा बिजी में सेव हो जाएगा, क्विक बुक का क्विक बुक में सेव हो जाएगा, वेबटेल का वेबटेल में सेव हो जाएगा। तो डेटा का रिकॉर्ड तो आप इजीली रख सकते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। प्रॉब्लम आती है रिपोर्टिंग में, जब आपको बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक, इन्वेंट्री, वेंडर सारा चेक करना पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इनके पास था नहीं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग डेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। भाई अलग अलग लोकेशन पे आपका डेटा है, तो आपको उसको अलग अलग जगह से उठा के एक जगह पिक करना पड़ेगा, देन आपकी फाइनल रिपोर्टिंग बनेगी। तो इसके सॉल्यूशन के लिए एसएपी ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर लॉन्च करा, एसएपी मॉड्यूल वाइज। एंड मॉड्यूल वाइज इन्होंने जब अपना लॉन्च करा, जिसमें एच डी, एम एम, पीको, पीपी, आपका एस सी एम, एच आर के लिए, इस तरीके से इन्होंने इसमें मॉड्यूल्स रखे बेसिकली।
हर मॉड्यूल का अपना एक स्पेसिफिक काम है। जैसे एचडी की बात करूँ तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम एचडी में देखता है। सेल्स से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, मटेरियल से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ होती है वो एमएम में देखा जाता है। फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ जितनी होती है वो फीको में आती हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड पीपी के अंदर आती है। एचआर की एचआर पे आती है, जैसे पे रोल, हायरिंग, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब एसएपी ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करा मॉड्यूल के हिसाब से, तो उसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल बनाए और हर किसी को एक अलग अलग काम दे दिया। अब चीज़ें वही हैं जो पहले थी, जैसे टैली, बिजी, क्विकबुक में भी काम होता था पर अलग अलग जगह पे होता था। यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे काम हो रहा है। डेटा सेव एसएपी के सर्वर पे होगा। जैसे एचडी में कुछ भी काम हुआ हो, उसका जो डेटा सेव होगा ऑटोमेटिक एसएपी के सर्वर पे होगा। ऐसे ही एमएम में कुछ भी काम हुआ उसका ऑटोमेटिक डेटा एसएपी के सर्वर पे होगा। किसी भी मॉड्यूल पे कुछ भी काम होता है उसका डेटा ऑटोमेटिक एसएपी के सर्वर पर सेव होगा। और कल को अगर सारा डिटेल्स एक ही जगह रिकॉर्ड रखा हुआ है और हमें उसकी रिपोर्टिंग बनानी है, जिसमें मैंने बताया बैलेंस शीट देखना है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक से रिलेटेड, जीएल से रिलेटेड, या मुझे अपने आउटलाइनिंग फ्रेमवर्क देखने हैं, तो सारा का सारा मैं एक बार में देख पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा का सारा डेटाबेस एक जगह सेव है। तो बिफोर एसएपी कुछ इस तरीके से चलता था एंड एसएपी के बाद चीज़ें कुछ इस तरीके से शुरू हुई। इसके बाद एसएपी में दो चीज़ें आती हैं जिसको हम बोलते हैं एसएपी ईसीसी एंड एसएपी हाना, S4 हाना। तो बेसिकली जो ईसीसी होता था उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी होती थी वो थोड़ी सी कम थी। तो अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, सिंस 1972 से लेके एंड 2015 तक आपका ईसीसी चला। एंड 2015 से लेके करंट डेट तक, अभी तक आपका टिल डेट तक की अगर मैं बात करूँ, S4 हाना चल रहा है, सूट 4 हाना। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, ये प्रीवियस वर्जन है। आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जैसे अभी मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, राइट। एक्सेल का एग्जांपल दे देता हूँ, आप उससे थोड़ा अवेयर होंगे। अब एक एक्सेल के अंदर अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे 2007, 2010, 2013, 2016, ऐसे ही 365, 2023, अलग अलग सॉफ्टवेयर मैंने रख दिए। तो अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सीख के मार्केट में जाते हैं तो आप जितने भी प्रीवियस सॉफ्टवेयर हैं उनमें भी आप काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई कंपनी है अगर जिसमें प्रीवियस सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है तो उसकी फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट इसके जैसी होगी, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन अगर आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर सीख के जाते हो, पुराना वर्जन सीख के जाते हो नए में, तो आपको पता नहीं चलेगा नई चीज़ों के बारे में, उसमें क्या क्या अपडेट हुआ। ऐसे एसीसी है एंड S4 आना है। तो प्रीवियस वर्जन की अगर कोई फंक्शनैलिटी है, ऐसी कोई कंपनी है जिसमें ईसीसी चल रहा है और आप S4 आना सीख के गए हो, तो आप 100% डिजर्विंग होते हो कि आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ ईसीसी सीख के जाते हो, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं होगी S4 हाना में काम करने के लिए। अब एसएपी को थोड़ा सा मैं और डिटेल्स में आपको बताता हूँ। आप कुछ इस तरीके से मान के चलो एसएपी को, ये कंपनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर TCS, एंड TCS का अपना खुद का एसएपी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है TCS में। तो TCS के पास तो एसएपी का सॉफ्टवेयर है, वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो TCS अपना सारा डेटा मेंटेन करवाता है किस पे? एसएपी के सॉफ्टवेयर पे। डेटा का रिकॉर्ड रखना, रिपोर्टिंग रखना, हाँ, उसका चेक कराना। तो वहाँ से कोई डेटा डिलीट भी नहीं हो सकता, उसका कोई मिसयूज़ नहीं हो सकता, हैक नहीं कर सकता। तो सारी फैसिलिटीज़ एसएपी के सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो TCS के पास तो चलो सॉफ्टवेयर है, तो TCS ने अपना सारा डेटा मेंटेन उस पर कराया है। लेकिन कुछ छोटी यूनिट से मान के चलो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलो, ये कुछ छोटी यूनिट्स हैं, ABCD, ये कुछ छोटी कंपनी है। अब इनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि एसएपी जैसा सॉफ्टवेयर खरीदें। तो ये बेसिकली क्या अप्रोच करते हैं, ये अप्रोच करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि आप अपने सर्वर पे हमारा सारा का सारा डेटाबेस सेव कर दीजिए, इसके जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं वो हम देने के लिए तैयार हैं। और फिर ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये डेटा मेंटेन करवाती है अपने सर्वर पे, तो उसको करवाने का तरीका क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है पोस्ट के हिसाब से। ये सारा का सारा प्रोसेस पोस्ट के हिसाब से होता है बेसिकली। हर किसी का एक कंपनी के अंदर अलग अलग काम है।
तो पोस्ट जो डिफाइन, क्योंकि देखो अगर कोई कंपनी है जैसे ABCDE, ये कुछ कंपनीज है, इनका अपना डेटा SAP में ट्रांसफ़र करवाना है, तो ये तभी करवाएंगी जब ये कंपनी अलाउ करेगी। तो ये कैसे प्रोजेक्ट बनाती हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है, कैसे उसका ब्लूप्रिंट निकलता है, वो सारा प्रोसेस कैसे होता है वो भी समझाता हूँ। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब एक कंपनी के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस होता है तो वो कुछ बिलिंग प्रोसेस के थ्रू ऐसा चलता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो, आपको मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना? हाँ सर। हम्म। एक रैंडम इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये कैसे मैंने रैंडम एक फॉर्मेट बना लिया, राइट। अब मान के चलो एक कंपनी है जो ये फॉर्मेट को फॉलो करती है और अपना सारा डेटा मेंटेन करा रही है अपने सर्वर के लिए। तो वो कैसे करवाते हैं उसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कुछ। देखो, जैसे यहाँ पे मान के चलो कुछ सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, यहाँ पे हो गया उसका रेट, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे टोटल हो गया। एक रैंडम फॉर्मेट क्रिएट हो गया, राइट। अब हम ये मान के चलते हैं कि एक कंपनी के अंदर उसका जो इनवॉइस क्रिएट हो रहा है उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है। अब एक कंपनी के अंदर एक बिल थोड़ी ना होगा, ना जाने कितने हज़ारों बिल होंगे। तो उसकी जब रिपोर्टिंग होती है तो उसका डेटा मेंटेन किया जाता है। वो प्रोसेस कैसे होता है, वो प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। मैं इसको कॉपी करूँ एक बारी। एक कंपनी के अंदर एक बिल तो होगा नहीं, बहुत सारे बिल हो सकते हैं, इनवॉइस हो सकते हैं। तो इनको, इस इनवॉइस को SAP के अंदर फीड करने के लिए एक टीम होती है जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले पोस्ट होती है एंड यूज़र। तो बेसिकली एंड यूज़र कौन होता है, जितने भी मैनुअल बिलिंग है इसको कंप्यूटराइज करने का काम एंड यूज़र का होता है। जितने भी मैनुअल बिल्स हैं उनको कंप्यूटराइज करने का काम एंड यूज़र का होता है। उसके बाद दूसरा आता है जिसको बोलते हैं सुपर यूज़र। सुपर यूज़र कौन होता है, एंड यूज़र ने कोई बिलिंग गलत तो नहीं पास कर ली, उसकी रिपोर्टिंग सही बनी कि नहीं बनी, वो सुपर यूज़र होता है जो चेक करता है। उसके बाद आता है पावर यूज़र। पावर यूज़र बेसिकली वो होता है जिसके पास ऑथराइजेशन होती है। लेट्स सपोज कल को अगर हम बिल बना रहे हैं और बिल बनाते टाइम हमसे कोई गलती हो गई, हमने कोई एंट्री गलत पास कर दी, तो एंड यूज़र एंड सुपर यूज़र के पास ऑथराइजेशन नहीं होगी उस एंट्री को सही करने के लिए, वो पावर यूज़र के पास होगी। फिर आता है SAP मैनेजर, जो डेटा को मैनेज करके चलता है। फिर आता है SAP कंसल्टेंट, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, इम्प्लीमेंटेशन का सारा काम करता है जो। उसके बाद आता है SAP फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कौन होता है, जो अलग अलग प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करता है। उसके बाद आता है SAP ऑडिटर, जो ऑडिट करता है। जैसे SAP CA के पास आपने देखा ऑडिटर होता है, ऐसे ही फिर आता है SAP सॉल्यूशन की टीम। तो SAP के अंदर ऐसे पोस्ट होती है और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे आपका उन्होंने एसोसिएट्स में रख लिया, आपको सीनियर में रख लिया, जूनियर में, बहुत सारी हो सकती हैं। बट ये वो है जो स्टैंडर्ड पोस्ट होती है SAP के अंदर। तो हर किसी पोस्ट का अपना एक अलग से काम होता है। अच्छा। तो ये सारा का सारा बिलिंग का प्रोसेस, ये सारा का सारा एंड यूज़र का काम हो गया। सुपर यूज़र ये चेक करता है कि इसने सारी की सारी एंट्री जो थी बिलिंग की वो मैनुअली सही करी नहीं करी। उसके बाद पावर यूज़र आता, अगर इन्होंने कोई भी गलती कर ली दोनों ने, तो उसकी ऑथराइजेशन पावर यूज़र के पास होगी चेंज डिलीट मॉडिफाई करने के लिए। SAP मैनेजर जो डेटा को मैनेज करता है, डेटा रिपोर्टिंग रखता है। कंसल्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, इम्प्लीमेंटेशन का सारा काम उसी का है।
उसके बाद फ्रीलांसर होता है अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करने वाला, ऑडिटर जो ऑडिट पे जाता है, और सॉल्यूशन के लिए एक टीम होती है। अगर कल को किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन टीम को फ़ोन करके उनसे बातें करके अपना डेटा मेंटेन करवा सकते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से फिर प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन होती है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को फिर रोक दिया जाता है, फिर उसको ब्लूप्रिंट एक बार चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो बैक टीम को वापस भेजा जाता है कि आप इसको चेक करके बताओ इसमें क्या इशू है। तो अभी जो मैंने आपको जस्ट कुछ थ्योरी समझाया आपको समझ में आया? हेलो? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया सर। हाँ जी। थोड़ा बहुत समझ में आया सर। कौन सी चीज़ समझ नहीं आई थोड़ा बहुत में मुझे बताओ। जैसे कि सर एंड यूज़र का क्या काम है, ठीक है, सुपर यूज़र का क्या काम है, पावर यूज़र का क्या काम है? यही तो मैं बताया अभी आपको। एंड यूज़र का काम ये है कि जी। सारी की सारी मैनुअल जो बिलिंग है उसको कंप्यूटराइज करने का काम एंड यूज़र का है। हुँ, हुँ। यही तो बताया मैं अभी आपको, फिर से बताऊँगा जी, बड़े जी, ध्यान जी। से सुनो। जितने भी बिलिंग का काम है वो सारा का सारा काम एंड यूज़र का है बिलिंग का। ये मैनुअल बिल जितने भी मतलब पड़े एक तरह हुए। से डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया ना सर ये तो? हाँ जी। एक तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया ना नहीं, एंड यूज़र? एसएपी के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं होती कोई हाँ। पोस्ट। एसएपी के अंदर अच्छा। एंड यूज़र होती है, देखो हर जगह पे अलग अलग पोस्ट होती है। ओके, ओके। तो एसएपी के अंदर एंड यूज़र होते हैं, तो जितने भी मैनुअल बिल है उसको एंड यूज़र क्या करता है कि उसको सिस्टम पे डालता है। सुपर यूज़र ठीक है। वो होता है कि जो ये चेक करता है कि इसने सही से एंट्री बनाई नहीं बनाई। कोई वो नहीं, हुँ। एक बार और फिर से समझ लेते हैं। पावर यूज़र को एंड रेक्टिफाई यूज़र करता वो है। पार्ट होता है, एंड यूज़र वो होता है कि जिसने ये देखता है कि हमारी जो सारी एंट्रीज हैं वो सर्वर पे सही से चढ़ी कि नहीं चढ़ी, वो एंड यूज़र डालता है। हुँ, हुँ, हुँ। चढ़ाने का काम एंड यूज़र का है। सुपर यूज़र उसमें देखता है सारा कि ये जो एंट्री बना रहा है डाल रहा है सब सही है गलत है। पावर ठीक यूज़र के है, पास ऑथराइजेशन होती है। अगर ठीक है। सुपर यूज़र और एंड यूज़र ने कोई गलती कर दी तो पावर यूज़र हुँ, उसको सही करता है, रेक्टिफाई करता है। ठीक है। एसएपी मैनेजर, मैनेजर तो आपको पता ही है ना एक मैनेजर क्या हाँ जी, होता है। हर एक चीज़ मैनेज करता है सर। हाँ, ऐसे कंसल्टेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है सारा। हाँ, हाँ। फ्रीलांसर वो होता है जो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करता है, एक कंपनी के इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है। हुँ, वैसे हुँ। ऑडिटर होता है जो ऑडिट के लिए जाता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल हुँ, दिया सीए का। हुँ, एक हुँ। सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके पास हुँ, ऑडिटर हुँ। के लिए ऑडिट पे जाती है टीम है। सॉल्यूशन के लिए एक टीम जी होती सर। है, कल को किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो सॉल्यूशन टीम को फ़ोन हुँ, करती है। नहीं समझ में आएगी इनका ठीक। मतलब? जी सर। हाँ जी। जी सर, समझ में आया। हाँ देखो मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। जी, जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है और सर। इससे जीरो में क्या ही कर सकता हूँ, मैं आपको तब से बता रहा हूँ जब एसएपी था भी नहीं, कि एसएपी से पहले हाँ। क्या होता था। देखो असली बात ये नहीं कि क्या बताया जा रहा है, असली बात है आप कितना समझ पा रहे हो, राइट? जी, जी सर। दूसरी दूसरी चीज़ है, आप अब अगर ध्यान से देख रहे होंगे, एक्सपर्टीज बताने से बताई नहीं जाती है, उसको दिखाया जाता है। अगर आप मेरी काम करने का तरीका देख रहे होंगे, मैंने कहीं पे भी एक भी बारी माउस का यूज़ नहीं करा। मैं सारा शॉर्टकट्स के थ्रू कितना फटाफट से बना रहा हूँ, आपने देखा होगा। जी सर। और जबकि एक्सेल तो आप भी इतने सालों से यूज़ कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं जी आपने सर। एक्सेल यूज़ नहीं करा या देखा नहीं। हुँ। लेकिन वो एक्सपर्टीज बहुत कम लोगों के पास होती है, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको उतना एफर्ट्स लगाने भी पड़ते हैं। जी अब सर। मैं एक्सेल पे करीबन मेरे को 8,500 शॉर्टकट्स याद है, तो मेरे को ऊपर के टैब्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि किसमें क्या लिखा होगा। हुँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स पे याद है वो सारी चीज़ें, पिवट टेबल, वी लुकअप, एट लुकअप, कुछ भी आप ऐसे ऐसे फटाफट फटाफट बनाता हूँ रिपोर्ट। तो एक कंपनी आपको बहुत अच्छा पैसा देने के लिए तैयार है, अगर आप डिजर्विंग हो और उसके लायक हो तो। हुँ। नहीं तो फिर ऐसे बीए बी कॉम बीसीए वाले तो मार्केट में है कि नहीं, आप बताओ खुद से। जी सर। तो मेरा जो मेन फोकस होता है, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, वो एक ही हुँ। पॉइंट होता है कि मैं एक एम्प्लॉय को एक डिजर्विंग कैंडिडेट बनाऊं कि वो एटलीस्ट फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। जी सर। तो ऐसा ना हो कि मैंने स्कूलिंग भी कर ली, मैंने कॉलेज भी कर लिया, मैंने हुँ। मास्टरी भी कर ली, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। जब सब कुछ अच्छा है तो क्यों 30-40 हज़ार रुपये में काम करें भाई? जी सर। कम से कम उसका भी होना चाहिए, 1.5-2 लाख रुपये सैलरी होनी चाहिए कम से कम फिर तो। बट कमी जी है सर। चीज़ों की, जब तक उन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। जी सर। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ आईबीएम 60 बिलियन की कंपनी है वो, और 1200 क्लाइंट को हम लोग डील करते हैं। और आप यकीन मानो ऑफिस में कई लोग मर्सरीज से आते हैं।
तो हुँ, एक रेपुटेशन पे है ना, जो एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जी सर। अब मैंने क्या बोला, अभी मैंने अपने बारे में जब आपको बताया तो मैंने क्या बोला, इतनी चीज़ें मैं जानता हूँ। उनमें से आपने एक हुँ, एक्सपर्टीज़ तो मेरा देख ही लिया एक्सेल पे फ़िलहाल, जी सर। और भी दिखेंगे आपको, बट फ़िलहाल के लिए मैं जस्ट एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने भी नहीं सीखी होती, तो क्या मैं आपको इतने अच्छे से समझा पाता इन चीज़ों को? नहीं सर। अगर मैं सिर्फ एसएपी की बात करता कि मैं सुबह से शाम तक सिर्फ एसएपी में काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये सारी चीज़ें एक्सेल, मेलिंग, प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग, एमआईएस आता है? क्या नहीं आता। एक कंपनी के नहीं अंदर जब सर। आप बड़ी लेवल पे आ जाते हो, तो हुँ, आपका हुँ। काम एक नहीं हो जाता, आपका काम हज़ारों हो जाते हैं, लेकिन उसको आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये काम करना कैसे है, राइट? जी सर। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी सर, जी सर। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया थ्योरिकली, वो आपको ईजी लगा, डिफिकल्ट लगा? नहीं ईज़ी लगा सर। हाँ जी। ईज़ी लगा सर। ओके। देखो बेसिकली मैं आपको क्लियरली बोलूँ, जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ ठीक है। नहीं है कि मैं आपको कम पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, हम क्या डिस्कस, सब रिकॉर्डेड है। यही रिकॉर्डिंग आपको भी शेयर करी जाती है, मैनेजमेंट को भी शेयर करी जाती है जी, जी सर। कि देखिए हम कैंडिडेट को इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से समझा रहे हैं, और उनके क्वेश्चन इस तरीके से हैं, या वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, ताकि क्लियरिटी रहे ना। कल को ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, या आपने पूछा नहीं। आप समझ पा रहे हैं मेरा बोलना? जी, जी सर। चलो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं आगे, ओके? ठीक है। देखो सर इसमें क्या सिलेबस है? क्या-क्या चीज़ें कवर करनी होगी? क्या, ये सब इनका सिलेबस क्या है सर? क्या चीज़ कवर करनी होगी? क्या टॉपिक कवर होंगे इसके अंदर? इन्होंने आप मतलब आपने मैम से सिलेबस नहीं लिया क्या अभी तक? हेलो? ये सिलेबस तो नहीं है सर मेरे पास। क्या बोल रहे हो? नहीं सिलेबस नहीं है सर मेरे पास। अच्छा, तो आप एक काम करना ना, मैम से सिलेबस ले लेना। मैं तो आपको ऐसे ही रैंडमली बता देता हूँ। इसके अंदर हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट आएंगे, वेरिएंट आएंगे, टोलरेंस आएंगे, आपके एंट्री पास करना आ गया, एक्रुअल एंड डेफरल एंट्रीज पास करना आ गया, रिवर्स एंट्री कैसे बनाते हैं, इसके अंदर हमारे टोलरेंस ग्रुप कैसे जनरेट होंगे, टीडीएस की एंट्री, जीएसटी की एंट्री, बैंक रिकन्सिलेशन, कंट्रोलिंग, बजटिंग, एसेट्स अकाउंटिंग, इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप समझ रहे हो? हुँ। हेलो? हाँ जी सर। हाँ, बाकी आप सिलेबस प्रॉपरली मैम से एक बार ले लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं तो अभी आपको जस्ट रैंडमली चीज़ें बता दी कि ये चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो हुँ। अभी तक आपने मैम से सिलेबस की बात नहीं करी थी क्या? नहीं सिलेबस तो नहीं है। मेरी हेलो? सुमन से बात हुई थी, सुमन से। अच्छा, सुमन से, तो सुमन से आपकी सिलेबस नहीं दिया सुमन ने आपको? नहीं सिलेबस नहीं दी उसने। चलो मैं एक बार फिर भी उनको मॉर्निंग में शेयर, मतलब बोल दूंगा कि आप उनको सिलेबस शेयर कर दो, ठीक है है। ना? गो थ्रू आप कर लेना उसको, ठीक है? हुँ। आपको कोई चीज़ पूछनी है अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया? नहीं सर क्लियर है। हाँ जी। क्लियर है सर यहाँ तक तो। चलो अब आगे देखो। ऐसे सर अगर जैसे कि आपके क्लासेस जो चलेंगे सैटरडे संडे चलेंगे सर या फिर वीकेंड में कैसे चलेंगे सर वीकली चलेंगे? देखो ये क्लासेस हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, सैटरडे संडे भी चलती हैं, ओके? अच्छा। तो अब आपको डिसाइड करना आप कौन से टाइम पे लेना चाहते हो। सर जैसे कि मैं 7 बजे तक मतलब 7 साढ़े 7 थोड़ा तक माइक बैंक से सामने रख आती के हूँ। बोलो डियर। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है सर? अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि सर मैं 7 साढ़े 7 तक आती हूँ बैंक से रूम। हम्म। तो 8 बजे तक आप अप्रॉक्स ले सकती हूँ सर, 8 बजे तक। देखो 8 बजे का तो मेरे पे बैच है नहीं, मैं क्यों आपको बोलूँ, मेरा ऑलरेडी उस टाइम पे बैचेस होते हैं। तो तो फिर कोई नहीं सर, साढ़े 9 बजे तक ही ठीक सही है फिर। क्या, साढ़े 9 बजे तक ही ठीक है सर फिर तो। हाँ 8 से 9 तो ऐसे बज ही जाते हैं, तो ठीक है, 9:30 बजे से आप कर लेना प्रॉपर। मंडे टू थर्सडे सर? हाँ, मंडे टू थर्सडे क्लास होती है। अच्छा, साढ़े 9 से ना सर? हम्म। ठीक है। चलो अब पढ़ाओ, मैं आगे आपको थोड़ा सा। जी सर। हाँ, चलो आप देखो। जब एक कंपनी के अंदर हम काम करते हैं, तो हमें अपने सर्वर पे सबसे पहले 4 मैंडेटरी चीज़ें बनानी पड़ती हैं एक कंपनी की, जिनको बोलते हैं हम क्रिएशन। सबसे पहले क्रिएट कैसे करना है, क्रिएशन में पहली चीज़ आती है
कंपनी क्रिएशन, कि हमें अपने सर्वर पे कंपनी बनानी होती है। उसके हम्म बाद कंपनी का कोड बनाना होता है। उसके बाद उसको असाइन करना होता है। उसके बाद बिजनेस एरियाज क्रिएट करने होते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। क्लियर? हम्म हम्म कंपनी का कोड क्या होता है? एक शॉर्ट एब्रिविएशन होता है। फिर से सुनना ध्यान से। कंपनी का कोड एक शॉर्ट एब्रिविएशन होता है। जैसे मान के चलो पंजाब नेशनल बैंक, तो वो एक हम्म कंपनी का नाम हो गया। पीएनबी वो कंपनी का कोड हो गया। तो वो उसको जी इस सर। तरीके से रखते हैं कि शॉर्ट एब्रिविएशन में निकले। जैसे मैंने बोला ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, तो वो कंपनी का नाम होगा। जियो जो सिम हम यूज़ करते हैं, वो हो हम्म। गया उसका कोड। आप समझ पा रहे हो? जी सर। तो हमें कंपनी बनानी है, उसके बाद कोड बनाना है, उसके बाद उसको असाइन करना है। असाइन का मतलब लिंक कराना है दोनों को। और उसके अच्छा। बाद अपने बिजनेस एरिया बनेंगे। ये जो दो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बनेंगी सर्वर पे, ये दो हम्म तरीके से बनती है। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोसेस, और एक होता है लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि पाथ के थ्रू एंड टी कोड के थ्रू। पाथ जो प्रोसेस होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। ओके। टी कोड होता है शॉर्ट प्रोसेस होता है। ठीक है? ठीक है। अब हम इसको सर्वर पे देखते हैं, सर्वर पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सर्वर ओपन करने के लिए आपको विंडो के साथ आर प्रेस करना होता है। इस तरीके हम्म से एक रन कमांड खुलेगी और यहाँ पे टाइप करना होता है MSTSC। एक कोड होता है MSTSC, ये हमने रिमोट पे ले रखा है। ओके करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक पॉपअप खुलेगा। देखो यहाँ पे रिमोट आ जाएगा। अपना आईपी एड्रेस डालते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा यूज़र है, यहाँ से जस्ट कनेक्ट करना है। मेक श्योर आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका इंटरनेट अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है? ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। देखो अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। चलो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ प्रॉपरली। आपको सॉफ्टवेयर मिल गया ना? जी सर। तो आपने लॉगिन करा उसको एक बारी? हाँ, करा है सर। अच्छा ठीक है। आई थिंक आपने क्लास ली थी, मैंने सुना है किसी से। हाँ, क्लास ली थी सर। हाँ जी। जी सर, क्लास ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या इशू आ गया था, मैं जान सकता हूँ क्या? सर एक्चुअली ना मुझे एक तो एक ही क्लास ली थी उसमें तो। एक तो आवाज़ बहुत ब्रेक हो रहा था और मुझे चीज़ें उनकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको, देखो अब नेट का तो कोई कुछ कर नहीं सकता, राइट? हम्म। अब नेट की कनेक्टिविटी बंद हो जाए, नेट स्लो हो जाए, तो उसमें तो कोई क्या ही कर सकता है। जी सर। बाकी अगर आपको कुछ लगे जो पूछना चाहिए तो आप पूछ लेना बीच में ही। ओके। ठीक है सर। ये देखो ये एस का सर्वर खुल गया। अब एस के सर्वर पे हम काम करेंगे, कंपनी बनाएंगे सबसे पहला काम। तो एक बारी में अपने सर्वर को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो। चलो देखो, अब हमारा सबसे पहला काम कंपनी बनाना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बताया, तो उसका जो प्रोसेस शुरू होता है वो यहाँ से होता है। देखो टूल्स पे क्लिक करना है, यहीं पे लिखा होगा टूल्स। हम्म टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा कस्टमाइजिंग IMG। दिख रहा है आपको? जी सर। हेलो? जी सर, दिख रहा है। हाँ, सबसे सर पहले ये टूल्स पे सर जाना ये है। पेज आई कहाँ से? ये सैप इजी एक्सेस वाली पेज आप आई थोड़ा ना कहाँ से? माइक सामने रखो प्लीज़। हेलो। हाँ, सर ये सैप इजी एक्सेस वाली पेज आई कहाँ से? ये लॉगिन करा ना मैंने, डायरेक्ट यही तो खुलता है, यही पेज खुलता है। अच्छा। जब हम लॉगिन करते हैं यही पेज डायरेक्ट आता है, यूज़र पासवर्ड डाल ओके। के। एक बार चलो मैं फिर से बंद कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो फिर से देख लो। जैसे मैंने अपना ये कनेक्ट करा है यहाँ पे, हम्म इसको कनेक्ट करने के बाद मैंने अपना यूज़र पासवर्ड डाला है यहाँ पे। तो आप देखोगे जैसे मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालूंगा ऑटोमेटिक वही पेज खुलता है। ये देखो खुल गया। ठीक है। हाँ। नहीं समझे क्या? हाँ जी। तो ये रहा। इस पर सबसे पहले टूल्स पे जाना है।
टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आएगा कस्टमाइजिंग ING एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, दिख रहा है आपको यहाँ पे। जी सर। और ये आपकी सैप रेफरेंस ING होता है, ये देखो कंसल्टेंट स्क्रीन हो गई, इसमें सारा का सारा काम हम लोग करते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरप्राइज पे जाने का, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे। पहला काम होगा आपका कंपनी बनाने का डेफिनेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहीं पे होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो एरो ऐसे खुलते हैं, आप देखोगे ना, तो एरो पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखो अब यहाँ पे जैसे लिखा डिफाइन कंपनी, कंपनी को बनाने का मतलब डिफाइन करना। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक कंपनी के बारे में जानना कि कंपनी क्या है, तो यहाँ पे देखो ये PDF रहा है, इस पर क्लिक कर दो तो आपके बारे में सारी डिटेल्स आ जाएगी कि व्हाट इज़ कंपनी, दिख रहा है आपको। जी सर। ये आपके नोट्स बन सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छे से इंटरव्यू के लिए। और ये रहा डिफाइन कंपनी जिस पे हम काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन गाइड ये वाला एरिया, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी कंपनी बना सकते हो। अब एक चीज़ याद रख लेना, सर्वर पे अगर हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो बनाने के लिए न्यू एंट्री का यूज़ होता है और देखने के लिए पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो अगर मुझे अपने सर्वर पे कुछ भी बनाना है तो न्यू से बनाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो मैं ठीक है एक सर। कंपनी बना लेता हूँ, मैं एक कंपनी बना रहा हूँ, जैसे मैंने बना दिया QTY क्वांटिटी के नाम से, QTY PBT.LTD कंपनी का नाम डाल दिया। यहाँ पे स्ट्रीट मांग रहा है, स्ट्रीट डाल दिया, कोई भी हमारी कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश्ड है। PO का मतलब क्या हो गया, पोस्ट बॉक्स, तो मैंने सपोज ये डाल दिया, चलो अपने इधर का डाल देता हूँ साकेत का। पोस्टल कोड डाल दिया, सिटी कौन सी सिटी में हमारी कंपनी है, न्यू दिल्ली न्यू में। दिल्ली। कंट्री हो गया इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, करेंसी INR। तो आपने देखा होगा कि जब बेसिक फॉर्म तो भरना है, नहीं समझ में आया। हम्म। हेलो, आ गया सर। तो हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, देखो इस तरीके से, हम्म। और यहीं पे ऑप्शन होगा सेव का, ठीक है। तो आप सेव करोगे तो आपका जो कंपनी है, देखो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, डेटा हुआ सेव, कि आपने एक क्वांटिटी QTY के नाम से कंपनी बना ली। अब बड़े ध्यान से सुनना, ग्लोबल सर्टिफिकेशन जब करता है कोई, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बारी कि जैसे आपने इंडिया यहाँ पे डाला है, तो ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं जो सर्वर पे बनी हुई है, यानी कि SAP कितनी कंट्रीज़ में चल रहा है, पहला हम्म। क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कितनी लैंग्वेजेस में SAP यूज़ करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, कि कितनी करेंसी है जिसमें SAP चलता है। तो आपको उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहीं पे क्लिक करना, देखो कितनी कंट्रीज़ में कर रहा है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लो सर्च पे, तो आपको कंट्रीज़ दिख जाएंगे, आप ध्यान से देखोगे, देखो तो दिखा रहा है जी 249 सर। कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, दिख रहा है आपको। जी सर। ये सब नोट्स बनाने के लिए होते हैं चीज़ें। उसके बाद लैंग्वेज, कौन सी कितनी लैंग्वेज में SAP रन कर रहे हैं, तो ये दिखेगा आपको 45। 45 में यूज़ कर रहे हैं। एंड करेंसी आपका आ जाएगा 162, दिख रहा है आपको। जी सर। तो इस तरीके से आपके सर्वर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी और आप देख सकते हो कि आपकी कंपनी कोड क्रिएटेड, सारी चीज़ें इस नाम से क्रिएटेड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जी सर। मैंने आपको पहले भी बोला था कि SAP दो तरीके से चलता है, एक लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस। तो जो मैंने जी अभी सर। आपको सारा प्रोसेस बताया, ये पाथ के थ्रू दिखाया है, लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। अब मैं आपको शॉर्ट प्रोसेस के थ्रू दिखाता हूँ, देखो इसको T कोड बोलते हैं, T कोड मतलब ट्रांजेक्शन कोड। तो आप यहीं पे देखो, अगर मुझे, मैंने कंपनी बनाई तो बनाने के लिए न्यू है, देखने के लिए ये रहा पोजीशन, पोजीशन पे जी क्लिक सर। करा, QTY डाला मैंने कंपनी, आप देखोगे ये खुल गया, दिख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी। जी सर। डबल क्लिक करो तो सारी डिटेल्स आ जाए, कुछ चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो यहाँ से, डिलीट करना चाहिए, ठीक यहाँ पे है। डिलीट का बटन होता है, देखो। तो किसी भी चीज़ को SAP में बनाने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं न्यू एंट्री का। कुछ भी बनाना है ठीक है। और बनाने के बाद उस एंट्री को चेक करना, देखना, डिलीट करना, तो पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो ये ठीक है। लंबा प्रोसेस हो जाता है, देखो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको प्रॉपरली, बड़े ध्यान से देखना। मैं जब मुझे लगता है ना कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, मैं उसको खुद ही से 2-3 बार ही बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा टूल्स, कस्टमाइजिंग ING एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सैप रेफरेंस ING, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। इतना लंबा प्रोसेस होता है, वो जाके न्यू एंट्री एंड पोजीशन का ऑप्शन आता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। SAP के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट के लिए हम T कोड यूज़ करते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड यहाँ पे डालते हैं।
जैसे मैंने डाला OX15, ये स्टैंडर्ड होते हैं सारे, जैसे कंट्रोल C कंट्रोल V स्टैंडर्ड होते हैं ना, हाँ हाँ। ऐसे ही सारे स्टैंडर्ड होते हैं। OX15, जैसे मैंने OX15 डाला, एंटर मारा, देखो आप ऑटोमेटिक उसी विंडो पे पहुंच गए। ये समझ में आया? हाँ सर, ये शॉर्टकट था ना? ये शॉर्टकट था। हम डायरेक्ट से न्यू एंट्री कर सकते हैं यहाँ से? हाँ सब कर सकते हो, लो ये ना, न्यू बनाओ, पोजीशन बनाओ। नहीं समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आया सर। तो हमने एक कंपनी बना ली। अब कंपनी बनाने के लिए बाद एक कोड बनाएंगे हम कंपनी के लिए। ये हम्म। हमने बना लिया, कंपनी क्रिएट कर लिया। हम्म। देखो हमने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर ली। अब हम कंपनी का कोड बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कंपनी का कोड क्या होता है। एक लीगल एंटिटी होती है, शॉर्ट नेम जो हम बनाते हैं। जी तो सर। उसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस। जी तो सर। यहीं पे जाएंगे, देखो टूल पे गए, कस्टमाइजिंग पे गए, ING पे गए, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स पे गए, सैप रेफरेंस पे गए, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे गए, हम्म। डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये रहा देखो डिफाइन कंपनी कोड यहाँ पे। हम्म। तो आप अपने सर्वर पे एडिट कंपनी कोड डेटा पे जाके न्यू न्यू से बना सकते हो। तो मैंने कंपनी का कोड, चलो मैं कंपनी का कोड भी QTY के नाम से बना दे रहा हूँ, ठीक है? हम्म। हेलो, जी सर। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर, आ रहा है। ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, देखो सिटी डाल दी, कंट्री, अभी तो बेसिक चीज़ है, इसमें तो क्या ही है, देखो सिटी हम्म। डाल रहे हैं, पिन कोड डाल रहे हैं, पोस्ट कोड, ये तो समझ में आ रहा है ना, क्लियर? जी सर। इसको यहाँ से सेव कर लो। इसका एड्रेस उड्रेस कुछ भरना है तो भर सकते हो, जैसे यहाँ पे कंट्री इंडिया कुछ लगता है, कुछ मैं डालने का है। बाकी ये आपका पूरा डेटा सेव हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे लिखा आ गया डेटा बस सेव। तो हमने कंपनी का ठीक कोड है। बना लिया, दिख रहा है आपको? जी सर। ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, इतना लंबा प्रोसेस करा, देखो इतना लंबा प्रोसेस। इसका शॉर्टकट की होता है, यहीं पे डाल देंगे OX02। देखो मैं डाल देता हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे OX02 डाल दिया हमने। पोजीशन पे गए, मेरा किस नाम से बनाया था, QTY के नाम से बना था, आ गया QTY। तो जी सर। SAP के अंदर दो तरीके से प्रोसेस चल रहा है, शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट। आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? शॉर्टकट। हाँ, तो आपको ये भी याद रखना है, करीबन 2500 शॉर्टकट्स हैं। ओके। जी जी सर। हेलो। जी सर, हाँ क्लियर है। हाँ, पॉजिटिव माइंड सेट के लिए सिर्फ एक ही है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको धीरे धीरे याद होना है। 2500 एक दिन में तो करने नहीं है याद, जी जी सर। है ना, थोड़ा थोड़ा करके। बट ये है कि दोनों तरीके से आना चाहिए, ये नहीं एक ही तरीके से आना चाहिए। जी जी सर। आसान काम तो हर कोई समझता है, लेकिन हम्म। दोनों काम को समझना ज़रूरी है ना, नहीं समझे? जी सर। जी सर। चलो अब हमने कंपनी बना ली, कंपनी का कोड बना लिया, अब हम असाइन करेंगे। असाइन का मतलब होता है लिंक बनाना, दोनों को एक साथ जोड़ना। तो वो लिंक कैसे बनता है, उसका तरीका होता है SAP के अंदर। पहले लॉन्ग प्रोसेस से बताता हूँ। टूल्स, कस्टमाइजिंग, ING, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट्स, ऐप रेफरेंस, ING, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। देखो पहले डेफिनेशन में जा रहे थे, हम असाइनमेंट पे जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ये दिख रहा है? और जी सर। लॉग आ रहा है, जरा मैं इसको अपने सर्वर से रिफ्रेश कर लूँ। एक्चुअली सर्वर ना जैसे कई बार यूज़ होता रहता है, हम्म। सेम आईडी होती है ना। हेलो। अच्छा। जी सर। हाँ, वो सेम आईडी जैसे कई बार लोग यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसा ऑप्शन आ जाता है। तो वो तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस जो मैंने दिखाया। एक शॉर्ट होता है OX16 दिख रहा है आपको? जी सर। जैसे ही डालूंगा देखो ऑटोमेटिक उसी विंडो में पहुँच गया, देखिएगा असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। पोजीशन पे क्लिक करूँगा। कंपनी का कोड किस नाम से था? QTY। QTY, ये कंपनी का कोड आ गया, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है। यहाँ पे कंपनी का नाम हो गया QTY, देखो आ भी गया, देखो QTY प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने अपने कंपनी के नेम को कंपनी के कोड के साथ असाइन कर दिया और सेव कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। अब हम जो नेक्स्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे उसका नाम होता है बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया का मतलब क्या होता है? हमारी ब्रांचेस, एक कंपनी के अंदर जितनी ब्रांचेस होते हैं उसको बिजनेस एरिया बोलते हैं, ठीक है? हम्म। हेलो। जी सर। एक कंपनी के अंदर जितनी भी हमारी ब्रांचेस होते हैं उसके बिजनेस एरिया बोलते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसका दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना में ब्रांचेस है, वो सारे उसके बिजनेस एरिया हो गए। तो कैसे बनेंगे? सेम प्रोसेस, टूल, कस्टमाइजिंग, ING, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट, सैप रेफरेंस, ING, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये रहा देखो डिफाइन बिजनेस एरिया, दिख रहा है आपको? जी सर।
इस पर क्लिक करो, देखो कितना बना रखा लोगों ने इसने, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, पुणे, कानपुर। तो आप भी बना लो न्यू एंट्री से, पोजीशन से चेक कर लो। तो मैं न्यू एंट्री पे जाके बना लेता हूँ। मैंने बनाया, सपोज मेरी जो कंपनी है वो सिर्फ दिल्ली में इस्टेब्लिश है, जैसे साकेत में है, कानपुर में है, मुनीरका में है, साउथ एक्स में है। समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। और इसके कुछ नंबर डाल देते, साकेत के लिए मैंने डाल दिया ऐसे कुछ रैंडम नंबर, कुछ टेक्स्ट और कुछ नंबर डाल दोगे ना तो वो इजी टू यूज़ रहेगा कि किस नाम से बनाए, याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कोड हो गए एक तरीके से। जैसे अच्छा। आप बैंक में काम करते हो तो हर बैंक के एक ब्रांच का कोड होता नहीं होता है, जी सर। IFSC कोड, ऐसे ही हर किसी का होता है। यहाँ से इसको सेव कर दो, नहीं समझ में आया? जी सर। तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, शॉर्ट वही देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं, इसका कोड होता है OX03। तो देखो यहाँ से न्यू से बना सकते हैं, पोजीशन से देख सकते हैं। तो SAP के अंदर आप लॉन्ग प्रोसेस एंड शॉर्ट प्रोसेस से दोनों कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अभी मैंने आपको लॉन्ग प्रोसेस एंड शॉर्ट प्रोसेस से 4 टॉपिक्स बताए, कंपनी जी बनाना, सर। कोड बनाना, असाइन करना, बिजनेस एरिया करना। ये चारों में जी आपको कोई सर। कन्फ्यूज़न है? नहीं सर, बट थोड़ा ऑप्शन है मेरे को, वो थोड़ा ये करना पड़ेगा सर, रिवाइज करना पड़ेगा, कैसे कैसे वो तो कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस जा रहे करनी हैं। पड़ेगी, देखो कॉमन सी बात है, राइट? हेलो? जी सर। लेकिन प्रैक्टिस तो आप तभी करोगे ना जब प्रैक्टिस, आपने कुछ लिखा होगा अपने कॉपी के अंदर। जी जी सर। अब मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, आप देखे जा रहे हो, क्या समझे? आप समझ तो गए लेकिन याद थोड़ी ना हुआ है आपको। जी सर। अब देखो मैंने इतने बेहतरीन स्टडी मटेरियल बना रखा है, मतलब आप कहीं भी ऐसे मिले आपको, मेरे को ज़रूर बताना। ऐसे मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि मेरे खुद के अपने बनाए हुए हैं। इससे अच्छा मुझे लगता भी नहीं है कि कुछ हो सकता है। आप एक बार नोट्स देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है।